बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसीज़ को, जिसको आप लोग एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशंस भी कहते होते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक प्यारी सी यूट्रस बना के दिखाई है, ठीक है। नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होती है वो विद इन द एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि यहाँ पे करके होती है, ठीक है। जो आपकी यूट्रस होती है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हो, वहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है नॉर्मली, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट ने आमतौर पे तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होना होता है, लेकिन कभी कभार ये इम्प्लांटेशंस यहाँ से निकल के, यानी कि अपने नॉर्मल जगह से निकल के कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाती हैं, ठीक है। जिनमें से जो ज़्यादातर इम्प्लांटेशंस होती हैं ना, यानी कि मोर देन 90%, वो आपके इस जो यूटेराइन ट्यूब है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग ज़रा इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो आपकी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशंस हैं, उनमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं ज़रा लिख लूँ, एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशंस, ठीक है। अब ज़रा इनको डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन में हमारे पास ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। अच्छा, इसमें आपके पास हो सकती हैं ट्यूबल प्रेगनेंसीज, जो कि आपके इस यूटेराइन ट्यूब में कहीं ना कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है। दूसरे नंबर पे आप कह लो कि आपके सर्विक्स वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे। अब देखें, जो आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी आइदर या तो आपके इस्मस वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाएगी, जो कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन आप उसको कंसिडर करते हो। अगेन आपके जो ट्यूब का जो यूटेराइन पार्ट है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, जिसको अगेन आप क्या करते हो, इम्प्लांटेशन को आप एक टॉपिक कंसिडर करते हो। या फिर आपके फिम्ब्रिया में, ठीक है, या फिर एम्प्यूला वाले रीजन में। एम्प्यूला में नॉर्मली तो फर्टिलाइजेशन होती है, अगर एम्प्यूला में भी आपकी अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो आप उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन है, ठीक है जी। इसके नतीजे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, वो हम लोग अभी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एट द एंड बेसिकली आपने याद रखना है कि होना यही होता है कि अगर आपकी जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है ना, यानी कि जो 95 to 98% के मोर देन 90% जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, एक्टोपिक इम्प्लांटेशन होती हैं, वो आपकी इस ट्यूब में कहीं ना कहीं पर इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर जो आप कहते हो ना, आपके इस एम्प्यूला वाले रीजन में और आपकी जो इस इस्थमस वाला रीजन है, यहाँ पे ज़्यादातर इम्प्लांटेशंस होती हैं। और एट द एंड हम बात कर रहे थे कि होता यही है कि आपकी वहाँ पे उस जगह की जो ट्यूब है वो आपकी रप्चर हो जाती है, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है और मेटरनल लाइफ को बहुत ख़तरा होता है। यानी कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है ना, आप कह लो कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेटरनल डेथ के यही मेन कॉज होता है, ठीक है। मेन कॉज यही होता है कि जो मेटरनल डेथ का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर आप ट्यूबल प्रेगनेंसी से सफ़र करते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी राइट यूटेराइन ट्यूब में, अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूँ कि ये राइट यूटेराइन ट्यूब है, यहाँ पे अगर आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यहाँ पे किसी पार्ट पे आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, यहाँ पे आपको कोई प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर, क्योंकि देखें होता है ये है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती है इसमें भी वही सारे सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के होते हैं, ठीक है। अगर आपको एब्डोमिनल डिस्ट्रेस या आपको एब्डोमिनल पेन होती है और आपको अगर आपके राइट यूटेराइन ट्यूब में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आपको आइदर या तो कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि आपका अपेंडिक्स वाला रीजन भी राइट साइड पे ही लाई कर होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपको पता है कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो आपका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है वो आपके सीरम में रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है HCG को, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब बेसिकली होता है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं तो HCG रिलीज ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ही स्लोवर रेट में, ठीक है। इसलिए अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी के टेस्ट करवाते हो और आप कह लो कि अर्ली प्रेगनेंसी से मुराद ये है कि अगर आप सेकंड वीक तक करवा लेते हो, वैसे तो सेकंड वीक तक आप कहते हो कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बन चुका होता है और वो HCG को रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मसला यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि HCG तो है बड़ी स्लो रेट पे रिलीज़ हो रहा है। अगर आप अपनी तरफ से तो नॉर्मली सेकंड वीक पे जाके टेस्ट करवा रहे हो, लेकिन टेस्ट क्या है, फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं कि मतलब प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि HCG ब्लड में नहीं है। अब देखें, HCG हमारे पास स्लो रेट में असल में रिलीज़ हो रहा है, तो इससे एक और बंदे को कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाता है कि उस टाइम पे टेस्ट पे आपको प्रेगनेंसी मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आती है, ठीक है। वरना प्रेगनेंसी असल में होती है, HCG असल में स्लो रेट में रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। ये एक चीज़ होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आप कॉजेज़ को डिस्कस करो तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे बनने वाली, अब देखिए एम्प्यूला के लेवल पे आपको पता था फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास जाइगोट जो आपके पास बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना है,
कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके इस ब्लास्टोसिस्ट को आपके यूट्रस तक आने से रोक दे या उसको डिले कर दे, वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बाइस बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी यूट्राइन ट्यूब में कहीं पे भी म्यूकोजल एडिशन हो जाए, यानी कि किसी भी म्यूकोजा वाले मतलब रीजन में आपका ये ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाए, या फिर अगर बीच में कोई स्कार आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए जिसके बिना पे जो आपके ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तक नहीं जा पा रहा, तो उस कंडीशन में भी आप कह सकते हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और फिर एट द एंड होना क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब में रप्चर कर जाना होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और फिर क्या है कि आप मतलब सर्जिकली हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाता है आपके इस्थमस वाले रीजन में। इस्मस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कौन कौन से रीजन्स को डिस्कस किया था, हमने कहा था इस्मस में इम्प्लांट हो सकता है, यूट्राइन पार्ट में, एंड फिम्ब्रिया या फिर एम्प्यूला में। तो सबसे पहले हम लोग इस्मस वाले रीजन को डिस्कस करें। अब देखिए, जब अगर आपके इस्मस वाले रीजन में ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है अब नॉर्मली इम्प्लांट करी है, तो अब जो इस्मस वाले रीजन होता है ये आपका बहुत ही आपके लिए नैरो से रीजन होता है। ठीक है, और ये बहुत अर्ली क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बहुत जल्दी रप्चर कर जाता है क्योंकि ये नैरो एरिया होता है। और एक और चीज़, यहाँ पे आपके जो ओवेरियन एंड यूटेराइन वेसल्स होती है उनकी रिच एनास्टोमोसिस होती है। इसका मतलब कि जब ये वाला एरिया आपका क्या रप्चर कर जाए तो आपको बहुत ही कोई इंटरनल ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिच एनास्टोमोसिस लाई कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट दोबारा से कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाता है आपके यूटेराइन पार्ट में, लेट्स सपोज ये हमारे पास अब क्या है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से यूट्रस की जो बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अब इसको अच्छा खासा मतलब एरिया मिल जाएगा एक्सपैंड होने के लिए। इसलिए आप कहते हो कि 8 वीक से भी आगे तक चला जाता है, मतलब एक्सपल्जन जो है ना 8 वीक्स तक नहीं होती, क्योंकि इसको जगह मिल जाती है और वो एक्सपैंड करता रहता है। लेकिन 8 वीक्स के बाद, यानी कि आप कह लो सेकंड मंथ के बाद अगेन ट्यूब ने क्या कर जाना होता है, रप्चर कर जाना होता है, और अगेन क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एट द एंड होना यही है, ट्यूब ने रप्चर कर जाना है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये मैटरनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पे आ गया था, दैट इज़ फिम्ब्रिया या एम्प्यूला वाला रीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है, देखें। अब ये फिम्ब्रियल एम्प्यूला वाला रीजन जो है ना, आप कहना बहुत ही स्टार्टिंग का रीजन है जो आपकी यूट्राइन ट्यूब का। ओवरीज से जब हमारे पास एग रिलीज होकर यहाँ पे एंटर होता है, तो जब इम्प्लांट होता है यहाँ पे, तो अब चांसेस होती हैं कि यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट निकल के आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सपेल हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वो यहाँ से निकल के फिम्ब्रिया या एम्प्यूला वाला रीजन तक जाना था, कुछ ऐसा हो गया कि वो यहाँ से निकल के डायरेक्ट आपके पेरिटोनियल कैविटी में चला गया। ठीक है, और वहाँ पर जो एक डक्टो यूटेराइन पाउच होता है आपका, ठीक है, वहाँ पर इसने क्या कर जाना है, रिजाइड कर जाना है। ठीक है, वहाँ पर अब क्या होता है कि ये रेस्ट कर जाता है और इसके जो क्या कह लेते हैं, जो प्लेसेंटा है वो डेवलप कर जाता है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ मतलब अटैच हो जाता है। और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस ऐसी होती हैं, यानी कि बहुत ही रेयर केसेस ऐसी भी होती हैं कि जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है ये कंटिन्यू करती रहती है अंटिल ये कि फुल टर्म का जो आपके पास फीटस है वो आपको मतलब मिल जाता है और आप उसको ज़िंदा बाहर निकाल भी लेते हो। ठीक है, यानी कि फुल टर्म की प्रेगनेंसी भी हमारे पास एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में चूँकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ आपका प्लेसेंटा अटैच हो गया था, तो उस कंडीशन में ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है और जो चांसेस होते हैं मैटरनल डेथ के वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से 90 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 90 टाइम्स। ठीक है, और ट्यूबल प्रेगनेंसी से अगर आप उसको कंपेयर करो तो उन जो मैटरनल डेथ की चांसेस होती है वो 7 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये एब्डोमिनल प्रेगनेंसी इतनी ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, और वो कब होती है, जब आपके फिम्ब्रिया या फिर एम्प्यूला वाले रीजन में वो इम्प्लांट होने लगता है, लेकिन वहाँ से निकल के वो आपके पेरिटोनियल कैविटी में चला गया और वहाँ फिर आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ उसका प्लेसेंटा अटैच हो गया और उसने एब्डोमेन में ही अपनी फुल डेवलपमेंट जो है उसको कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये आपकी थी ट्यूबल प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात। अब नेक्स्ट आप बात करेंगे आपकी सर्विकल इम्प्लांटेशन, यानी कि अगर आपकी सर्विक्स वाले रीजन में कहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, क्या होता है, ये बहुत ही अनयूजुअल बहुत ही रेयर केस होता है। क्या होता है, अगेन आपको जो प्लेसेंटा होता है आपके सर्विक्स वाले रीजन में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है या आपके लो अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या है, ब्लीडिंग होती रहती है और फिर आपको अगेन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी एक्टोपिक या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशन से रिलेटेड। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।